जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 19 सितंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले जो मैंने आपसे कल प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर हम लोग जान लेते हैं। टर्की देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, यानी कि इसके नेशनल स्पोर्ट की बात हुई थी और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है ऑयल रेसलिंग, यानी कि ये लोग तेल लगा करके कुश्ती करते हैं। तेल लगाने का मतलब ये है कि एक ऑलिव ऑयल होता है जिसको ये लोग शरीर पर लगाने के बाद में कुश्ती यहाँ पर करते हैं और यही इनका नेशनल स्पोर्ट्स है। सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी यानी कि खगोलीय वेधशाला है जो कि आपका जयपुर में बना था। इसके अलावा अन्य कई स्थानों पर भी बनाया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीपीय देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की लोकेशन आपको पता होगा और ये हजारों छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। कुछ इसके प्रमुख बड़े द्वीप भी हैं जैसे कि जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, कालीमंतन हो गया। तो ये इसके बड़े द्वीप हैं जहां पर मैक्सिमम आबादी आपको इंडोनेशिया को देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग कुल मिलाकर के इसके द्वीपों की बात करें तो इनकी संख्या 1000 द्वीपों से भी ज़्यादा है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो गैलीली ने। किसने? गैलीलियो गैलीली ने इसका आविष्कार किया था। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली पहली सैटेलाइट कौन थी? तो ये थी लूना 10 जिसको सोवियत संघ के द्वारा 1966 में लॉन्च किया गया था और ये 3 अप्रैल 1966 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंची थी। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने का मतलब ये है कि चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली ये पहली सैटेलाइट थी। द रियल डील किस बॉक्सर का उपनाम है? तो अमेरिका के एक बॉक्सर हैं जिनका नाम है इवांदर होलीफील्ड। इन्हीं को हम लोग द रियल डील बॉक्सर के नाम से जानते हैं। तो ये रहे कल के प्रश्नों के उत्तर और मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने इनका उत्तर दिया था उनके उत्तर यहाँ पर सही थे। और ये हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कल ऐप के ऊपर क्विज दिया था और ये हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने अगस्त माह के पार्ट 2 जो बेस्ट 100 थे उनका क्विज दिया था। तो गौतम आदित्य ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर 96 स्कोर किए थे। कुल प्रश्नों की संख्या थी 107 और मात्र अभी तक कुल मिलाकर के 28 से 29 लोगों ने ही इस क्विज को अटेम्प्ट किया है। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो क्विज जरूर दिया करें। जहां पर डेली क्विज लगभग 150 से 200 लोग देते हैं, वहीं पर अगर आप मंथली क्विज को देखेंगे तो इनकी संख्या बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर आप 2 सेकंड में भी उत्तर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और यहाँ पर जब आप स्कोर बेहतर करें यानी कि 100 क्वेश्चन जब आप सही कर लें तब आप मानिए कि आपकी तैयारी बेहतर है। तो डेली क्विज में अनंत कुमार, देवराज मीना, संतोष सिंह, रणबीर प्रताप सिंह, उपासना ठाकुर, जयवीर सिंह, संजना यादव, युवराज पांडे, जितेंद्र कुमार और शिवम वर्मा रहे थे टॉप 10 में। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं चंदन कुमार सिंह, राजन शाह, राजकुमार आनंद, मनदीप सिंह, युवराज पांडे, राहुल चतुर्वेदी, अन्नू कुमार झा, गगन सिंह, जयवीर सिंह। तो कुछ लोगों ने ही क्विज दिया था। तो इस प्रकार से आप भी जाकर के क्विज दे सकते हैं और सितंबर माह के जो भाग 1 की क्विज है वह भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो की जो पीडीएफ है आज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको इसकी जो पीडीएफ है वह टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगी। और ध्यान रखिएगा जो लोग पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखते होंगे वह जब भी किसी भी प्रकार के एग्जाम में अपीयर होंगे तो संभवतः आपको शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन मिले करंट अफेयर्स का जिससे आप परिचित ना हो। हालांकि अब उस क्वेश्चन का उत्तर आप कर पाएंगे या नहीं वह तो आपके रिवीजन पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूं कि आपको कोई क्वेश्चन वहां पर नया नहीं मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न के साथ में अब एक बार फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं। सितंबर 2020 में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो ये जो विश्व बांस दिवस है ये मनाया गया है 18 सितंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बांस यानी कि बात हुई है बैम्बू की। तो ध्यान रखिएगा बैम्बू का क्या महत्व होता है, इसी के प्रति वैश्विक जागरूकता के लिए
विश्व बांस संगठन के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम है बैम्बू नाउ यानी कि बांस अभी। तो 2009 में ये जो विश्व बांस संगठन है इनके एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में और उसी दौरान इसकी घोषणा की गई थी। तो ये इसका 11वां संस्करण है। और अगर हम लोग बांस की बात करें तो इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2018 में नेशनल बैम्बू मिशन की शुरुआत की गई थी और चीन के बाद में भारत दूसरे नंबर पर दुनिया में सबसे बड़ा बांस का उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये आपका है मैक्सिको, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहां पर आपको थोड़ा सा जानना होगा सॉवरेन बॉन्ड क्या है। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बॉन्ड इशू किया जाता है उसी प्रकार से मैक्सिको की गवर्नमेंट के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए 890 मिलियन डॉलर के सॉवरेन बॉन्ड इशू किए गए हैं और इसके लिए मैक्सिको ने फ्रेंच की एक निवेश कंपनी है जिसका नाम है नेटेक्सिस, इसके साथ में साझेदारी की थी और उसके बाद में अपने जो एसडीजी के सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क है इसके तहत इसे जारी किया है। एसडीजी गोल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, कितने एसडीजी के गोल हैं यूनाइटेड नेशन के, उनके नाम नहीं आप लिखेंगे, उनकी संख्या कितनी है ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे और इसे अचीव करना है 2030 तक। तो यहाँ पर मैक्सिको की सरकार ने जो सॉवरेन बॉन्ड को जारी किया है इस पे आपको दर मिलेगी 1.6% और ये जो आपका बॉन्ड होगा यह 2027 में जाकर के मैच्योर होगा, यानी कि लोगों ने यहाँ पर पैसा दिया उसके बदले यहाँ पर बॉन्ड सरकार के द्वारा बेचे गए हैं। राजधानी मैक्सिको सिटी है, मुद्रा यहाँ की है मैक्सिकन पेसो। मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैक्सिको की लोकेशन जो कि यूएसए और नीचे ग्वाटेमाला के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और आपको ध्यान रखना है कि यूएसए और मैक्सिको के बीच में रियो ग्रांडे नाम की एक नदी है जो कि सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 के दूसरे संस्करण में 50वें स्थान के साथ भारत का शीर्ष शहर कौन सा रहा? यानी कि ये जो इंडेक्स जारी हुआ है उसमें हमारे देश का जो शहर शीर्ष पर रहा है वह वैश्विक स्तर पर रहा है 85वें स्थान पर। तो ये शहर है आपका हैदराबाद, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा केंद्र और स्मार्ट सिटी ऑब्जर्वेटरी के साथ में मिलकर के इस इंडेक्स को जारी किया गया है। अब ये जो इंडेक्स है वह एक सर्वे के ऊपर आधारित है और इस सर्वे में जो भी शहर यहाँ पर शामिल किए गए थे उन शहरों के लोगों से हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर, मोबिलिटी के ऊपर, उनकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, वहाँ पर अवसर और प्रशासन कैसा है, इन सब के बारे में सर्वे किया गया था और उसी के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। तो सिंगापुर रहा पहले स्थान पे, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी रहा दूसरे स्थान पे, स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख रहा है तीसरे स्थान पर। और भारतीय शहरों की बात करते हैं तो टॉप पे रहा है हैदराबाद 50वें स्थान के साथ में, दिल्ली है 86वें स्थान पे, मुंबई रहा 93वें स्थान पे और बेंगलुरु आपका रहा है 95th पोजीशन पर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस देश ने रानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने देश के प्रमुख के पद से हटाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है बारबाडोस ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए हुआ क्या था कि पुराने समय की बात करते हैं हम लोग, तो आपने सुना होगा इंग्लैंड के बारे में और ऐसा माना जाता था कि इंग्लैंड के द्वारा एक समय दुनिया के बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर अधिकार किया गया था। तो अधिकार किया गया था, बाद में धीरे धीरे करके एक एक करके सभी देश आज़ाद हुए और उन सभी को आज़ादी मिल गई, यानी कि वह सभी ब्रिटेन की गुलामी से आज़ाद हो गए थे। तो ब्रिटेन ने जब इन सभी देशों को आज़ाद किया तो जाहिर सी बात है इनका ये कहना था कि आप हमारे कभी साथ रहे थे तो इसीलिए हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसमें अगर आप लोग चाहें तो शामिल हो सकते हैं। तो ग्रुप क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन,
यानी कि जो राष्ट्रमंडल देशों का समूह है। और कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि मालदीव जिसने इसको छोड़ दिया था उसने एक बार फिर से इसको ज्वाइन किया है 54वें मेंबर के रूप में। तो इसमें होता क्या है, तो इसके कुछ प्रमुख वो होते हैं, नियम होते हैं, उसी के अनुसार थोड़ा सा देश काम करते हैं। हालांकि इन देशों के ऊपर इंग्लैंड का कोई अधिकार नहीं होता है। और यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स का भी आयोजन किया जाता है जिसमें जो भी हमारे राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं वह सारे भाग लेते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पर कॉमनवेल्थ रेल्म्स की। अब ये क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट है यानी कि राज्यों का प्रमुख है वो आपका है राष्ट्रपति। सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, लेकिन राष्ट्र का प्रमुख होता है हमारा राष्ट्रपति। तो उसी प्रकार से दुनिया के अन्य देशों में भी आपको एक राष्ट्र प्रमुख देखने को मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पर जो आपके कॉमनवेल्थ के 54 देश थे, इनमें से 15 देश ऐसे रहे जिन्होंने अपने यहाँ पर राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की और उन्होंने ऐसा मान लिया कि जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हैं वही हमारे यहाँ की राष्ट्र प्रमुख है। यानी कि जो वैल्यू हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति की होती है वही वैल्यू क्वीन एलिजाबेथ की, कनाडा या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, या फिर ये आपको छोटे छोटे देश मिलेंगे, वही वैल्यू यहाँ पर मिली हुई है क्वीन एलिजाबेथ को। तो अब जाकर के बारबाडोस, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरिबियन द्वीप समूह में स्थित एक छोटा सा देश है, इन्होंने ये घोषणा कर दी है कि हम अपने आज़ादी के 55वें वर्षगांठ के अवसर पर यानी कि नवंबर 2021 से क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड को राष्ट्र प्रमुख के पद से हटा देंगे। यानी कि जो अभी तक इनको राष्ट्र प्रमुख का दर्जा मिला हुआ था बारबाडोस के द्वारा, उसको ये लोग हटा देंगे और अब यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ बारबाडोस बन जाएगा। यानी कि एक नया देश बन जाएगा जहाँ पर संभव है कि एक राष्ट्रपति की नियुक्ति भी की जाए। तो ये है पूरा मामला। ध्यान रखिएगा हमारा देश भारत भी यहाँ पर राष्ट्रमंडल का सदस्य है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि देशों के पास में यहाँ पर ऑटोनॉमी थी, यानी कि उनके ऊपर ब्रिटेन के द्वारा कोई प्रेशर नहीं डाला गया था कि आप कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में शामिल हुई। यहाँ पर उनकी अगर इच्छा थी तो वे अपनी इच्छा से शामिल हो सकते थे। अब बात करते हैं बारबाडोस की, तो राजधानी इसके ब्रिजटाउन में है। पीएम यहाँ के हैं मिया मोतले, जो कि यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी है, और मुद्रा यहाँ की है बारबाडोसियन डॉलर। तो ये था पूरा मामला। आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद खाद्य व प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किस केंद्रीय मंत्री को दिया गया? तो आपको पता होगा, ये कल की ही न्यूज़ है कि जो हरसिमरत कौर बादल हैं, शिरोमणि अकाली दल की सांसद, वह वर्तमान के एनडीए सरकार में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थीं। यानी कि इनके पास में फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्रालय था। लेकिन अभी सरकार के द्वारा किसानों के लिए 2 बिल को प्रस्तुत किया गया लोकसभा में, और इसको लेकर के हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब इनका जो मंत्रालय था यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग, इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हालांकि अगर हम लोग बिल की बात करते हैं तो इनमें से पहला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, और दूसरा बिल है फार्मर्स एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विसेज बिल 2020। अब इन बिल के प्रावधानों को हालांकि मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे सुनने को मिला उसमें यह बताया गया है कि अब जो भी हमारे किसान होंगे उनके पास में पूरी तरीके से आज़ादी होगी कि वह अपने उत्पादों को कहीं पर भी बेच सकते हैं। यानी कि इनके ऊपर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अब प्रोविजन इसमें पता नहीं कौन कौन से दिए गए हैं। सरकार इसको अच्छा बता रही है, जबकि विपक्ष और कुछ अन्य पार्टियां इसको बुरा बता रही हैं। तो इसी को लेकर के हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया था। और एक चीज आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी केंद्रीय मंत्री संविधान के आर्टिकल 75 के क्लॉज 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है, और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। वहीं पर अगर हम लोग नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करते हैं तो इनके पास में पहले से ही 2 मंत्रालय थे। एक तो आपका है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय,
और दूसरा था ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्रालय। तो अब इनको तीसरा प्रभार मिल चुका है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर के ICT ग्रांड चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय के साथ मिलकर के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये ICT ग्रांड चैलेंज है क्या। तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे प्रतिभागी होंगे उनको आमंत्रित किया जाएगा कि वह जो भी हमारे यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज करें और ग्रामीण स्तर पर पर्याप्त मात्रा में और स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए अपने नवाचार को वो प्रस्तुत करें। तो जो हमारे यहाँ पर सीडेक है, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इनकी सहायता से ग्राम स्तर पर यहाँ पर ICT ग्रांड चैलेंज फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि यहाँ पर जो हमारे गांव में पानी की सप्लाई की जाती है उसके मापन के लिए और उसके निगरानी के लिए जो सेंटर है उसको लॉन्च करके प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और जो भी यहाँ पर विजेता होगा उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे और जो विजेता के बाद में 2 रनर अप होंगे उनको 20 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। तो शुरुआत में पायलट बेसिस पर इसको 100 गांवों के लिए आयोजित किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है यह एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जल शक्ति मंत्रालय का। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय की, तो इसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट या फिर जिसे हम लोग जद्दाह अमेंडमेंट कहते हैं, यानी कि ये इसका सेकंड क्लॉज है, इसमें किस नंबर के पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ है? तो भारत यहाँ पर शामिल हुआ है 5वें ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा हिंद महासागर आयोग है, यानी कि इंडियन ओशियन कमीशन है, इसमें भी भारत इसी साल 5वें ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ था। अब ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है क्या और इसमें जद्दाह संशोधन है क्या। तो इसके बारे में आइए समझते हैं। ये आप देख सकते हैं अफ्रीका है और यहाँ का आप पूरा रीजन देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर हिंद महासागर मिल जाएगा और जो हमारे मेजर शिप होते हैं वो इस तरह से होकर के गुजरते हैं, यानी कि यहाँ पर आते हैं, बॉल ऑफ मंदेब में आते हैं, गल्फ ऑफ एडन हो गया, फिर लाल सागर हो गया, फिर यहाँ से मिस्र से होते हुए जो हमारे स्वेज कैनाल है उससे होते हुए पहुँच जाते हैं मेडिटेरेनियन सी में। लेकिन आपने सोमालिया के पायरेट्स के बारे में सुना होगा, यानी कि ये जो आपके गरीब देश हैं सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये चारों हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको पहले यही ध्यान रखना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और आपका है इरिट्रिया। तो जब कोई भी जहाज यहाँ से होकर के गुजरता था तो ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे जुगाड़ करके इन जहाज को कैप्चर कर लेते थे और कैप्चर करने के बाद में इस देश की सरकार को ये लोग अपना मैसेज भेजते थे कि आपकी ये जो जहाज है या फिर जो इसके क्रू मेंबर हैं उनको हमने पकड़ लिया है और आप आकर के इनको छुड़ाइए। तो ये 2009 के पहले तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती थी और ये जो भी पायरेट्स होते थे वो इस प्रकार से जहाज़ों को कैप्चर कर लेते थे। तो फिर बात आती है 2009 की। 2009 में ये जो आपको रेड कलर के कंट्री दिख रहे हैं ये सारे आए और इन्होंने आपस में मिल करके एक क्लॉज बनाया या आप कह सकते हैं एक प्रकार का कानून बनाया जिसका नाम था जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। और इसके अंतर्गत यहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि हम 20 देश मिल करके इस रीजन में जो भी पायरेट्स से संबंधित गतिविधियाँ होती हैं, यानी कि समुद्री डाकू यहाँ पर आते हैं और जहाज़ों को लूट लेते हैं, उनको हम लोग रोकेंगे। इसके अलावा जो यहाँ से अवैध हथियारों की तस्करी होती है उसके ऊपर भी हम लोग लगाम लगाएंगे। तो 2009 में ये साइन हो गया था। उसके बाद में 2017 में इसमें एक क्लॉज और जोड़ दिया गया और वो आपका जोड़ा गया था सऊदी अरब के जद्दाह में। तो जद्दाह में एक बार फिर ये लोग मिले और यहाँ पर संशोधन करके इन्होंने इसमें मानव तस्करी को रोकने के लिए भी क्लॉज को जोड़ दिया। तो यही आपका था जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट
या फिर जिसे हम लोग जेद्दाह अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। तो भारत ने भी ये कहा है कि हम इसमें एक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में शामिल होंगे और यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से आप ये जो पूरा रीजन है, चाहे हम बाब अल मंदेब की बात करें, गल्फ ऑफ एडन की बात करें या फिर लाल सागर की बात करें, यहाँ पर लूट की घटनाएं हम लोग मिलकर के रोक सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जिबूती की राजधानी भी आपको मिलेगी जिबूती में, वैसे इसे हम लोग डिजिबूती के नाम से भी जानते हैं। तो भारत इसमें 5वें ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में शामिल हुआ है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगला प्रश्न है, पीएम द्वारा उद्घाटन किए गए कोसी रेल महासेतु की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कोसी रेल महासेतु की, तो 17 वर्षों के बाद में बन करके यह तैयार हुआ है। काफ़ी एक डिफिकल्ट टास्क था इसको बनाना, क्योंकि ये आप देख सकते हैं लगभग 1.9 किलोमीटर लंबा ये जो पूरा आपका पुल है उसका निर्माण किया गया है। और इसको निर्मित करना इसलिए भी टफ टास्क था क्योंकि आपने सुना होगा कि जो कोसी नदी है बिहार में वो अपना मार्ग बदलती रहती है, यानी कि मौसम के हिसाब से या फिर जिस प्रकार से जल का यहाँ पर घनत्व होता है उसके आधार पर यह अपना मार्ग भी बदल देती है, यानी कि नदी की जो पूरा आप कह सकते हैं फैलाव है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। तो इसीलिए यह एक टफ टास्क था और अब फाइनली जाकर के ये रेल ब्रिज यहाँ पर निर्मित किया गया है। हालांकि यहाँ पर रोड ब्रिज पहले से ही निर्मित था। तो अभी पीएम मोदी के द्वारा मिथिला और कोसी क्षेत्र को जोड़ने के लिए 516 करोड़ की लागत से निर्मित 1.9 किलोमीटर लंबे रेल पुल का उद्घाटन किया गया। हालांकि इसके साथ साथ पीएम के द्वारा किऊल नदी के ऊपर एक पुल, इसका भी उद्घाटन किया गया। बरौनी में बिहार के पहले लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड का भी उद्घाटन किया गया और इन सभी के साथ साथ 12 अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है। कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि पीएम के द्वारा बिहार में 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है। और ये सारी परियोजनाएं क्यों चल रही हैं? क्योंकि बिहार में है चुनाव। तो 2 चीज़ें आप देख रहे होंगे, एक तो ये जो रिया चक्रवर्ती या फिर आप कह सकते हैं कंगना रनौत वाला मामला है वो महाराष्ट्र में चल रहा है क्योंकि वहाँ पर सरकार गिरानी है और बिहार में सरकार फिर से बनानी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से विकास कार्यों की घोषणा की गई है। और अभी दरभंगा में एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की भी एम्स के निर्माण की भी घोषणा की गई है। और पीएम के द्वारा 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का भी उद्घाटन बिहार में ही किया गया है। अगला प्रश्न है, पुस्तक आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका हैं अरुंधति रॉय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अरुंधति राय के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि 1997 में इन्हें बुकर प्राइज भी मिल चुका है। किसके? अरुंधति राय को। और ये भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है। 20 से ज़्यादा पुस्तकें इनके द्वारा लिखी जा चुकी है और इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इसी के लिए इनको 1997 में बुकर प्राइज मिला था। इसके अलावा पिछले साल इन्होंने लिखा था माय सेडेशियस हार्ट, यानी कि मेरा विद्रोही दिल, कैपिटलिज्म, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक था डॉक्टर एक था संत, जो कि भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के जीवन के ऊपर आधारित है, और काश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, इस पुस्तक को भी अरुंधति रॉय जी ने ही लिखा है। सितंबर 2020 में किस फाइनेंस कंपनी ने अपना घर ड्रीम नाम से गृह ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया है ICICI होम फाइनेंस ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो ICICI होम फाइनेंस कंपनी है इसके द्वारा दिल्ली में जो भी हमारे अनाधिकृत क्षेत्र के यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कुशल मजदूर हैं, जैसे कि कोई मान लीजिए दर्जी हो गया या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन हो गया, इन सभी को घर बनाने के लिए होम लोन देने की घोषणा की गई है। और ICICI होम फाइनेंस ने ये कहा है कि हम इन लोगों को 2 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का ऋण देंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया है सेफ विकास खन्ना को।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इन्हें यह पुरस्कार मिला क्यों है? तो इन्हें यह पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि ये रहते हैं अमेरिका में, और अमेरिका में रहते हुए भी इन्होंने भारत में अपने फीड इंडिया अभियान के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों की संख्या में लोगों को भोजन उपलब्ध कराया। तो यह एक बड़ी अचीवमेंट थी सेफ विकास खन्ना की, और इसी के लिए इन्हें यूएस की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एशिया सोसाइटी, उसके द्वारा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अब इस पुरस्कार की बात करें तो जैसा कि आप इसके नाम से देख सकते हैं, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। तो ऐसे लोग जिनके द्वारा एशिया की ग्रोथ के लिए या इसके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए कार्य किया जाता है, उनको ये पुरस्कार मिलता है। तो विकास खन्ना को मिलेगा ही, जापान के टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका को भी मिलेगा, इसके अलावा अन्य 4 लोगों को भी मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर के 6 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, अमिताभ घोष जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनमें से किस प्रमुख पद पर कार्य किया था? तो इन्होंने भारत के केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर के रूप में 21 दिनों तक कार्य किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल उस समय जो हमारे गवर्नर थे उनका स्थान रिक्त हो गया था, और इसीलिए नए गवर्नर की नियुक्ति तक इन्होंने गवर्नर के रूप में कार्य किया था। हालांकि ये आरबीआई के फुल टाइम उप गवर्नर भी रह चुके हैं। तो 15 जनवरी 1985 में 85 से लेकर के 4 फरवरी 1985 तक 21 दिनों तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया था, और अब इनकी डेथ हो चुकी है। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी जान लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की एक हमारी कंपनी है जिसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इंडिया। तो इसने स्विट्जरलैंड की स्विस रैपिड एजी के साथ में मैग्लेव ट्रेन के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। मैग्लेव ट्रेन जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, जो हमारी वो ट्रेन होती है, क्या नाम है, हाइपरलूप, उसी प्रकार की एक ट्रेन होती है, और इसके लिए वेल इंडिया ने स्विट्जरलैंड की स्विस रैपिड एजी के साथ में समझौता किया है। अभी मध्य प्रदेश में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इनके जीवन के ऊपर एक किताब लिखी है इश्तियाक अहमद ने। पुस्तक का नाम है जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री। तो इस पुस्तक के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया गया, और इसकी थीम रही सॉल्व वाटर। क्या रहा? सॉल्व वाटर इसकी थीम रही। और अभी प्रसिद्ध चिकित्सक आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जिनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका था। इनका नाम था PR कृष्ण कुमार जी। इनका अभी निधन हो गया है। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, साइप्रस देश की राजधानी का नाम क्या है? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? गोल्डन टेम्पल दाम्बुला कहाँ स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? थार मरुस्थल जो कि हमारे यहाँ राजस्थान में है, इसका जो हिस्सा पाकिस्तान में है उसका नाम क्या है? और पहला आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच किन देशों के बीच में खेला गया था? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।